बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज़, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफ़ीक अता फ़रमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोज़, आज हम जो अहम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ बेल। डियर फेलोज़, इस कॉन्सेप्ट को जो चैप्टर CRPC 1898 का डील करता है वो है चैप्टर 39, और इसको जो सेक्शन डील करते हैं वो शुरू होते हैं 496 से और ये ऑनवर्ड जाते हैं 501 तक। डियर फेलोस, इस कॉन्सेप्ट ऑफ बेल को हम 3 लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में हम बेल का जो कॉन्सेप्ट है बुनियादी उसको समझने की कोशिश करेंगे, इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ ये देखने की कोशिश करेंगे कि कब ये बेल जो है ये एज ए राइट होती है और कब ये एज अ कंसेशन ग्रांट की जाती है। और इसके साथ साथ हम इसकी बेलेबल ऑफेंसेस में और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं जो इम्पोज्ड की जाती हैं बाय सेक्शन 497 ऑन दी पार्ट्स ऑफ द कोड, उनको भी देखने की कोशिश करेंगे। और इससे अगले लेक्चर में हम कैंसलेशन ऑफ बेल को देखेंगे और उससे थर्ड लेक्चर में हम प्री रेस्ट बेल के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। डियर फेलोज, आइए विदाउट फर्दर अडो हम डायरेक्टली कॉन्सेप्ट ऑफ बेल या इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। और बेहतरीन डेफिनेशन जो दी गई है वो एक जजमेंट में दी गई है, सादक अली वर्सेस स्टेट, PLD 1996 सुप्रीम कोर्ट, पेज 589 और 597। डियर फेलोज, इस जजमेंट के अंदर बड़ा प्रिसाइजली ये बताया गया कि जब बेल ग्रांट की जाती है तो इसका मतलब ये है कि रिलीज ऑफ एन अक्यूज पर्सन फ्रॉम द कस्टडी ऑफ पुलिस एंड इंट्रस्टमेंट ऑफ द बॉडी और कॉर्पस ऑफ द अक्यूज पर्सन टू द श्योरिटी हु अंडरटेक्स to produce the accused person when and where he is required to be produced against the surety bond। अब अगर ये जो अंडरटेकिंग दे रहा है, अगर ये श्योरिटी फेल हो जाता है टू प्रोड्यूस द अक्यूज पर्सन, जब और जहां वो उसकी ज़रूरत है कि वो आकर जो उसके अगेंस्ट एलिगेशन लेवल हुए हैं या जो उसके अगेंस्ट चार्ज है उसको आंसर करे, तो वो जो रिकॉग्निजेंस या मुचलका उसने श्योरिटी बांड के तौर पर दिया हुआ है वो 4 फीट हो जाएगा और उसके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई सेक्शन 514 की इनिशिएट हो जाएगी। डियर फेलोस, ये तो बुनियादी डेफिनेशन थी या जो कॉन्सेप्ट था बेल का वो मैंने आपके सामने रखा। अब अगर हम बेल पोस्ट अरेस्ट बेल की हम पहले बात कर लें तो पोस्ट अरेस्ट बेल को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी वो है कि पोस्ट अरेस्ट बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस और दूसरी है पोस्ट अरेस्ट बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। जो पोस्ट अरेस्ट बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस को सेक्शन डील करता है वो सेक्शन है 496। जब 496 सेक्शन को हम देखते हैं तो सेक्शन 496 से हमें जो चीज़ समझ आती है वो ये आती है कि बेलेबल ऑफेंसेस में जो बेल है वो एज अ राइट ग्रांट की जाती है, यानी हर सूरत में अक्यूज पर्सन को बेल ग्रांट की जाएगी, ये उसका राइट है। डियर फेलोज, दूसरी बात जो इस सेक्शन में हमारे सामने आती है वो ये आती है कि SHO यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर और कोर्ट बेलेबल ऑफेंसेस में ग्रांट कर सकते हैं। अब एक और क्वेरी ये सामने आती है कि ये कैसे पता चलेगा कि ऑफेंस जो है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। डियर फेलोज, शेड्यूल 2 CRPC का और उसका कॉलम 5 हमें ये बताता है कि ये कौन सा ऑफेंस जो है बेलेबल है और कौन सा ऑफेंस जो है वो नॉन बेलेबल है। डियर फेलोज, तीसरी बात जो इस सेक्शन के अंदर हमारे सामने आती है वो ये आती है कि एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग बेल अगर कोर्ट या स्टेशन हाउस ऑफिसर इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग देयर इज नो पीस ऑफ एविडेंस विच कैन कनेक्ट द अक्यूज पर्सन विद द कमीशन ऑफ ऑफेंस, यानी एविडेंस जो है वो सिरे से है ही नहीं जो अक्यूज पर्सन को विद द अकरेंस जो है वो कनेक्ट कर सके, तो वो उसे डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। डियर फेलोज, ये तो थे बेलेबल ऑफेंसेस। अब अगर हम पोस्ट अरेस्ट बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बात करें तो इसको सेक्शन की डील करता है 497। डियर फेलोज, इस सेक्शन को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें 2 हिस्सों में तकसीम करना है। पहला हिस्सा इस सेक्शन का उन ऑफेंसेस के साथ डील करता है जो प्रोहिबिटरी क्लाज में फॉल करते हैं।
फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस प्रोहिबिटिव क्लास से मुराद ये है कि वो ऑफेंसेस जिनकी सज़ा डेथ है, 14 ईयर्स है या 10 ईयर्स तक है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो वो ऑफेंसेस प्रोहिबिटिव क्लास में फॉल करेंगे। सेक्शन 497 ये कहता है कि अगर जो अक्यूज पर्सन्स ने ऑफेंस कमिट किया है दैट फॉल्स विद इन द परव्यू ऑफ द प्रोहिबिटिव क्लास, मीनिंग देयर बाय कि वो डेथ सेंटेंस का ऑफेंस है, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का है, 14 ईयर्स का है या 10 ईयर्स का है, तो वहाँ पर बेल जो है वो एज एन एक्सेप्शन ग्रांट की जाएगी और एज अ रूल जो है वो विद होल्ड की जाएगी। डियर फेलोज, अब इसको अगर हम फर्दर देखें कि अगर यहाँ पर बेल ग्रांट करना एक्सेप्शन है, तो फिर वो कौन से केसेस हैं, वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पर बेल ग्रांट हो सकती है, भले वो ऑफेंस जो है वो प्रोहिबिटिव क्लास में फॉल करता है। तो डियर फेलोज, 497 ने 4 प्रोवाइजो अपने अपने दिए हैं जिसको हम स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स भी कहते हैं। स्टैट्यूटरी ग्राउंड से मुराद ये है कि वो ग्राउंड्स ऑफ बेल विच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द स्टैट्यूट इटसेल्फ। इसमें पहली ग्राउंड जो दी गई है वो ग्राउंड ये दी गई है कि अगर जो अक्यूज पर्सन है ही इज़ अलेज्ड विद द ऑफेंस ऑफ पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 14 ईयर्स और 10 ईयर्स, और वो सिक पर्सन है या वो इनफर्म है या वो टेंडर एज यानी 16 ईयर्स से नीचे है या वो वुमन है, तो कोर्ट की ये डिस्क्रेशन है कीपिंग इन व्यू दी सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस, तो उसको बेल ग्रांट कर सकती है। डियर फेलोज, इसमें तो दूसरी स्टैट्यूटरी ग्राउंड दी गई है वो केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी की दी गई है, यानी अगर जो ऑफेंडर है उसका केस जो है वो प्रोहिबिटिव क्लास में फॉल करता है लेकिन उसका केस जो है वो विद इन द एम्बट ऑफ फर्दर इंक्वायरी आता है, तो फिर भी उसे बेल ग्रांट कर दी जाएगी। डियर फेलोज, अब अगर हम फर्दर इंक्वायरी के केस को देखें तो PLD 1994 सुप्रीम कोर्ट पेज 65 के अंदर ये बताया गया कि कौन सी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं जिसमें केस ये कहा जाएगा कि ये केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी का है। इसमें कहा गया कि सपोज कि अगर उसका नाम ही चालान के अंदर मेंशन नहीं है, अगर उसे खाना नंबर 2 के अंदर रख दिया गया है और या उसके अगेंस्ट सिरे से एविडेंस ही नहीं है या ऐसी एविडेंस मौजूद है जो वो आपस में कंट्राडिक्टरी है। इसकी एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं कि अगर ऑक्यूलर अकाउंट आई विटनेसेस ने FIR के अंदर बताया कि हमने सपोज इतवार के दिन 10 बजे सेशन कोर्ट की अदालत में फलां बंदे को मारते देखा, लेकिन वो शख्स जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो अपनी सपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स पेश करता है वो ये करता है कि एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम वो सऊदी अरेबिया था, वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पेश करता है, वो अपना पासपोर्ट पेश करता है, वो वहाँ के विटनेसेस को पेश करता है जिन्होंने उन्हें वहाँ पे देखा, उसकी कॉल हिस्ट्री निकलवाई जाती है तो ये पता चलता है कि वो वहाँ पे था। अब एक तरफ यहाँ पे ऑक्यूलर अकाउंट है और दूसरी तरफ जो है वो प्ली ऑफ एलिबाई है। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस कंक्लूजन पर पहुंचते हुए प्ली ऑफ एलिबाई पर बिलीव करते हुए उसको खाना नंबर 2 में रख देता है तो दिस इज अ केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी विच इज टू बी डिटरमिन्ड बाय द ट्रायल कोर्ट बाय इवैल्यूएटिंग एंड अप्रिशिएटिंग द एविडेंस थ्रू क्रॉस एग्जामिनेशन के किसकी एविडेंस जो है वो ठीक है। डियर फेलोज, ये केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी का अगर फॉल करता है तो प्रोहिबिटिव क्लास के ऑफेंसेस में भी बेल ग्रांट की जा सकती है। डियर फेलोज, तीसरी जो स्टैट्यूटरी ग्राउंड दी गई है वो स्टैट्यूटरी ग्राउंड ऑफ डिले दी गई है, यानी सपोज कि एक शख्स की बेल जो है वो तमाम फोरम से जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है लेकिन उसका ट्रायल जो है अगर वो डेथ सेंटेंस का मुलजम है और 2 साल गुजर चुके हैं लेकिन उसका ट्रायल जो है वो कंक्लूड नहीं हुआ, तो अब उसके पास एक नई स्टैट्यूटरी ग्राउंड की बुनियाद पर एक राइट अक्रू हो गया है। अगर सपोज उसका ट्रायल विद इन 2 ईयर्स स्पैन ऑफ टाइम में कंक्लूड नहीं हुआ तो तीसरी स्टैट्यूटरी ग्राउंड ये है कि उसको इस बुनियाद पर बेल जो है वो ग्रांट की जा सकती है। और अगर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ये इससे कम सज़ा का ऑफेंस का वो मुलज़म है तो उसको अगर 1 साल गुजर चुका है और उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ तो उसको बेल ग्रांट की जा सकती है। और अगर वुमन जो है वो डेथ सेंटेंस की मुलज़मा है तो उसको अगर 1 साल तक ट्रायल उसका कंक्लूड नहीं हुआ तो उसको बेल ग्रांट की जा सकती है। और अगर वुमन लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इससे कम सज़ा के ऑफेंसेस की मुलज़मा है तो उसको विद इन 6 मंथ में अगर उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ तो उसको बेल ग्रांट की जा सकती है। लेकिन इसके साथ कुछ एक्सेप्शन बता दी गई, प्रोवाइजो बता दिया गया कि अगर वो मुलजिम
एंटी टेररिज्म यानी टेररिज्म एक्ट का मुलज़म है, उसके ऑफेंसेस का मुलज़म है, या वो डेस्परेट है, या हार्डेंड क्रिमिनल है, या पोटेंशियल डेंजर टू दी सोसाइटी है, या वो प्रीवियसली कन्विक्टेड पर्सन है, तो फिर उसको इस डिले के बावजूद जो है वो बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। और अगर डिले जो है वो ऑन दी पार्ट ऑफ एक्यूज पर्सन है, फॉर एग्जांपल के क्रॉस एग्जामिनेशन के स्टेज पे उसका केस था एंड ही वाज अफोर्डेड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेसेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन, लेकिन ही यूज्ड इम्प्लॉयड डिलेइंग टैक्टिक्स और उसकी वजह से ट्रायल कंक्लूड होने में ताख़ीर हुई, तो इस सूरत में उसको बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। डियर फेलोज, चौथी ग्राउंड जो इस स्टैट्यूटरी है वो ये दी गई कि अगर ट्रायल कंक्लूड हो गया और बिफोर दी पासिंग ऑफ जजमेंट ट्रायल कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि इस सफिशिएंट मटेरियल नहीं है और इसको कन्विक्शन की प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो फिर इस पीरियड के अंदर भी उसे बेल ग्रांट की जा सकती है। डियर फेलोज, ये तो वो ग्राउंड थी जिसकी बुनियाद में जहाँ पर एज एन एक्सेप्शन उसे बेल ग्रांट की जानी है, तो वहाँ पर ये एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं जो कि अगर इस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं तो बेल ग्रांट हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ डियर फेलोज, अगर प्रोहिबिटरी क्लास में उसका केस फाल नहीं करता तो वहाँ पे उसको जो बेल है वो एज अ रूल ग्रांट की जाएगी और एज एन एक्सेप्शन उसको विद हेल्ड किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पर एज एन एक्सेप्शन उसकी विद होल्ड की जाएगी। डियर फेलोज, इसको भी जजमेंट्स के अंदर बताया गया कि वो सर्कमस्टांसेस 4 किस्म के हैं जो कि 2008 YLR पेज 2717 के अंदर बताया गया कि अगर देयर इज़ अ लाइकलीहुड ऑफ द एब्सकॉन्डेंस ऑफ एन एक्यूज पर्सन कि वो मफरूर हो जाएगा, और अगर इसके साथ ये अप्रीहेंशन है कि वो ऑफेंस को रिपीट करेगा उसी नेचर के, और अगर तीसरी ये बात ये है कि वो हैम्पर और टेम्पर करेगा एविडेंस, और चौथी बात ये है कि अगर वो प्रीवियसली कन्विक्टेड है, तो फिर ये वो सर्कमस्टांसेस हैं अगर बाय डिस्क्राइबिंग द सर्कमस्टांसेस ये प्रोसिक्यूशन इस्टेब्लिश कर देती है कि ये सर्कमस्टांसेस मौजूद हैं, तो फिर जहाँ पर उसको एज ए प्रिंसिपल बेल ग्रांट की जानी है वहाँ पर भी विद होल्ड की जा सकती है। डियर फेलोज, ये तो वो चीज़ें थी जो कि सेक्शन 497 के अंदर प्रोहिबिटरी क्लास और नॉन प्रोहिबिटरी क्लास के ऑफेंसेस के मतलब बताई गई, प्रोहिबिटरी क्लास के ऑफेंसेस के मतलब बताई गई। डियर फेलोज, अब कुछ सर्टन प्रिंसिपल्स हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट के साथ डील करते हैं। उनमें से पहला जो प्रिंसिपल है वो ये है कि बेल स्टेज पे जो टेंटेटिव असेसमेंट होगी कोर्ट की तरफ से, फॉर एग्जांपल टेंटेटिव असेसमेंट से क्या मुराद है कि FIR देखी जाएगी, 161 की स्टेटमेंट्स देखी जाएंगी, 164 की स्टेटमेंट देखी जाएगी, MLC देखी जाएगी, PFSA की रिपोर्ट्स देखी जाएंगी। इसके अलावा बियॉन्ड दिस जो है वो कोर्ट नहीं जाएगी, यानी डीपर एप्रिसिएशन नहीं होगी, डीपर एप्रिसिएशन एट दी स्टेज ऑफ ट्रायल होगी। डियर फेलोज, इसके साथ साथ एक और जो प्रिंसिपल डील करता है वो ये डील करता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट इवन एट द स्टेज ऑफ बेल जो है दैट विल बी गिवन इन द फेवर ऑफ अक्यूज पर्सन। तीसरा जो हमारे सामने प्रिंसिपल आता है वो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी आता है। कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल ये है कि अगर एक अक्यूज पर्सन को बेल ग्रांट हो गई है और दूसरे अक्यूज पर्सन की सर्कमस्टांसेस और रोल एट्रीब्यूटेड उसी तरह का है, तो उसको भी उस ग्राउंड पे रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के उसको अगर बेल ग्रांट की गई है तो इसको भी बेल ग्रांट कर दी जाए। लेकिन लाइकवाइज इस ग्राउंड पे बेल रिजेक्ट भी हो सकती है। सपोज कि एक ख़ास किस्म के सर्कमस्टांसेस की बुनियाद पर एक शख्स की बेल को रिजेक्ट किया गया है, तो उसी तरह के अगर सर्कमस्टांसेस और रोल एट्रीब्यूटेड है टू अनदर अक्यूज पर्सन तो उसकी बेल भी खारिज की जाएगी। ये फेलोज, चौथा पॉइंट बड़ा खूबसूरत इस हवाले से हमारे सामने आता है, वो एवरी पर्सन शेल बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन इस प्रिंसिपल को हम बेल स्टेज पर अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम बेल स्टेज पर इस प्रिंसिपल को प्रिज्यूम कर लेते हैं और अप्लाई कर लेते हैं तो फिर किसी भी शख्स को किसी भी ग्राउंड से बेल को रिफ्यूज़ करना जो है वो इलीगल हो जाएगा। डियर फेलोज, इसके साथ साथ हमारे सामने एक और जो प्रिंसिपल आता है वो ये आता है कि कोर्ट जब बेल रिफ्यूज़ करेगी तो वो ये देखेगी क्या रीज़नेबल ग्राउंड जो है वो एग्जिस्ट कर रही है जो कि ये बताती है कि इस शख्स ने ऑफेंस कमिट किया है।
डियर फेलोज, इस हवाले से जजमेंट्स के अंदर एक जजमेंट PLD 1971 सुप्रीम कोर्ट पेज 174 के अंदर ये बताया गया कि रीजनेबल ग्राउंड जो है वो सस्पिशन से डिफरेंट है और प्रूव्ड ऑफेंस से डिफरेंट है। यानी एक शुबा से ये मुख्तलिफ है और एक इस्टेब्लिश्ड ऑफेंस से भी मुख्तलिफ है। यानी रीजनेबल ग्राउंड से मुराद ये है कि सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है जो प्राइमा फेशी ये बताती है कि येस सफिशिएंट एविडेंस इज अवेलेबल विच कैन कनेक्ट अक्यूज पर्सन विद द कमीशन ऑफ ऑफेंस। डियर फेलोज, ये वो बुनियादी प्रिंसिपल थे जो मैंने आपके सामने रखे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पोस्ट अरेस्ट बेल का कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ आ चुका हो, और अगर आज की आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। बहुत शुक्रिया।